2024 का चुनावी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। लोगों ने सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या फिर राष्ट्रीय लोकदल। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, लेकिन ऊँट किस करवट बैठेगा? क्या मोदी की हैट्रिक होगी या फिर सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा? इस पर चर्चा करने के लिए हम कुछ खास लोगों के साथ बैठे हैं। सभी वरिष्ठ पत्रकार और कई चुनाव कवर किए हैं, उनसे बात करेंगे। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं सवाल है। मैं हूँ मुलगामी। सर, पहले आपका परिचय करा दूं। आप नवलकांत सिन्हा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप करण शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप कुलदीप पर राजू जी हैं, जो कि यूपी है, पूरे देश के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक है और चुनाव को बेहतरीन देख सके अनावश्यकों हैं। इनकी जो सियासी है वो मुसलमानों की पैवस है और साथ ही माइनॉरिटी के अलावा किस तरीके से समाज में करना है, इस पर उनकी खास निगाह रहती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले गोविंद की बात करेंगे। सर, बहुत सारे चुनाव आपने देखे हैं, सत्ता परिवर्तन होता है, वो बात की बात होती है, लेकिन ये जो देखिए क्या हैट्रिक हो जा रही, क्योंकि नेहरू जी के बाद शायद ये दूसरे प्रधानमंत्री की हैट्रिक होगी, अगर होती है तो किस नजरिए से आप चुनाव को देख रहे हो? देखिए, उनकी हैट्रिक होगी नहीं होगी, ये थोड़ा भारतीय राजनीति के संदर्भ में थोड़ा जल्दबाजी होगी कहना। हालांकि जिस तरह से बीजेपी की तैयारी है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपनी जो योजनाएं हैं उनको लगातार लोगों के करीब ले जाने की कोशिश की है, उसकी वजह से उनकी चुनौती सबसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन फिर भी अभी फैसला मतदाता के हाथ में, इसलिए इस बात पर तो निश्चित एकदम से राय नहीं दी जा सकती। मगर अगर इस तरह से हम देखें कि अगर तैयारियों की बात करें, एक तरफ गठबंधन है, विपक्ष का गठबंधन, जो अपना नाम भी एक तरह से तय नहीं कर पाया, और नाम तय करने से लेके आज की तारीख तक जो यात्रा उनकी रही है उसमें कई बार बिखराव हो गए, कई बार लोग उनको छोड़कर चले गए, कई बार नए दल आए, कई बार पुराने दल इधर उधर हो गए। और जो सबसे बड़ा दल जो उसका है यानी कि कांग्रेस, वो खुद अपने आप में उनके नेता लगातार जब से उनका गठबंधन बना है उसके बाद से लगातार उनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, हर राज्य में, बड़े राज्यों से लेकर छोटे राज्यों तक। तो विपक्ष की समाजवादी पार्टी को आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की भी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो ये माना जा सके कि वो चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कस के वो तैयार है। उनके अपनी तरफ से वो देश के लिए क्या करेंगे, कहीं उनके एजेंडा में इस बात की का जिक्र नहीं होता। उनकी तरफ से बात होती है सरकारों की नीतियों के खिलाफ, सरकारों की किसी सफलता या असफलता के खिलाफ, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, दोनों अगर बात करते हैं वो नौकरियों में कि भ्रष्टाचार हो रहा है, नौकरियों में अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो वो कहते हैं सरकार नौकरियां नहीं दे रही है। उनके तरफ से कि हम अगर सत्ता में आते हैं, हम क्या नौकरियां देने के लिए, हमारा क्या रोड मैप होगा, हम कैसे नौकरियां देंगे, इसकी कहीं बात नहीं होती। और बीजेपी की अगर बात करें, उनकी दो केंद्र में सरकारें लगातार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चली हैं, और अभी जो चुनाव है उसके बाद वो क्या करने जा रहे हैं, इसके लिए नरेंद्र मोदी ने अपने सारे मंत्रियों को अगले 100 दिन सरकार बनने के बाद अगर बनती है, उन्हें क्या करना है, क्या उनका रोड मैप होगा, उसके लिए तैयार होने को कहा। तो मुझे लगता है मुकाबला एक तरफ बिल्कुल सिर्फ कि शायद हमारी बारी आ जाए, इस उम्मीद वाले गठबंधन से एक पूरी तरह से तैयार इस युद्ध के लिए, लोकतंत्र के इस युद्ध के लिए अपने को कैसे पेश किया जाए, किन हथियारों के साथ आप लोगों के बीच में जाएं, उस तैयारी से अब पूरी तरह मुस्तैद पार्टी के बीच ये मुकाबला है। तो एकदम से ये तो नहीं कहा जा सकता कि नरेंद्र मोदी की वापसी हो रही है, लेकिन जिस तरह से जमीनी स्थितियां दोनों गठबंधनों की अगर बात करें, एक तरफ सत्तारूढ़ गठबंधन, एक तरफ चुनौती देने वाला विपक्ष का गठबंधन, उनके बीच में ये दिखता है कि अंतर बहुत बड़ा है। एक तरफ कहीं तैयारी नहीं है, सब कुछ एक उम्मीद, एक कल्पना में जीने की जैसी बात है, दूसरी तरफ हर चीज तैयार। तो मुझे लगता है कि जो पूरी तैयारी है, कहीं कहीं उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। लाभ बीजेपी को मिलेगा, तैयारी तो पूरी है, लेकिन दो नैरेटिव, यानी कि दो नैरेटिव है। एक मोदी की गारंटी, एक मोहब्बत की दुकान, और तीसरा यूपी की बात करें तो पीवीए की बात करें। तो अगर हम इस सूर्य को देखें तो कौन सा ज्यादा मजबूत आ रहा है, किसको ज्यादा लग रहा है कि करीब है जीत के? हालांकि जनता तय करे, लेकिन अभी की परसेप्शन देखे तो क्या? देखिए, मैं गोविंद सर की बात से ही उसी को एक्सटेंशन देता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि जब आप कोई मुकाबला करते हैं तो मुकाबले में तय ये होता है कि आपका अपोनेंट, दोनों जो ए और बी अगर मुकाबला हो रहा है तो कैसे, कौन सी तैयारियां हैं, किसके क्या प्रोस एंड कॉन्स है, किसकी मजबूती है, किसकी कमजोरी है, ये सारे पहलू देखने होते हैं। आप एक तरफ देखिए, बीजेपी जैसी एक ऐसी पार्टी जब से
एक केंद्र से लेकर उस राज्यों में भी कई जगहों पर सत्ता में आए हैं। वो एक ऐसी पार्टी है वो जो 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है। वो एक चुनाव जीतते हैं, जैसे ही जीतते हैं अगले दिन से उनकी समीक्षा बैठक उनके अगले चुनाव की तैयारी होने लगती है। दूसरी बात, आप जब बात कर रहे हैं, विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो इंडी गठबंधन में जब बना था उस वक्त आप देखिए तैयारियां जिस तरीके से दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के खिलाफ एकदम बड़ा माहौल होगा, पूरा एकदम विपक्ष एकदम एकजुट हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जो जाहिर सी बात है कि पूरा बीजेपी को जो 51% के करीब वोट मिल रहा है, तो एक बड़े तादाद ऐसे भी हैं जो उनसे खुश नहीं है। अगर नाखुश नहीं है तो बहुत समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। तो उनको एक ऑप्शन चाहिए था। उनको लग रहा था इंडी गठबंधन एक तैयार होगा तो शायद एक ऑप्शन के तौर पर देख रहे थे। लेकिन आप सिलसिलेवार देखिए कि वक्त बीतने के साथ साथ ये पिक्चर साफ होनी चाहिए थी कि इंडी गठबंधन करने क्या जा रहा है, कैसे रूपरेखा होगी, कैसे उसके कैंडिडेट्स होंगे, क्या साझा मिनिमम उनका कार्यक्रम होगा। बजाय इसके चर्चा के उनके ही जो घटक दल थे उसमें नीतीश कुमार अव्वल पायदान पर आप मान सकते हैं, जो एक तरीके से सबसे मुखर होकर सामने थे। वो किसके साथ हैं? वो राजग के साथ आ चुके हैं, एनडीए के साथ आ चुके हैं। ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ने के ऐलान कर चुकी हैं। अब पूरा जो इंडी गठबंधन का है, जो लोग सपोर्ट करना चाहेंगे, तो भाई वो ये तो जरूर देखेंगे कि हम जिनके कंधे पर, जिनकी जहां पर हमारी उम्मीदें टिकी हैं, वो कंधे कितने मजबूत हैं, एकजुट हैं। वो तो कंधा एकदम कमजोर दिखाई दिया। इस तरीके से वो टूटे। वो जाहिर सी बात है, जो बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो रहे थे वोटर्स, जो चाह रहे थे कि कुछ अलग हटकर हम वोट करेंगे, एक तरीके से उनके साथ तो उनको आपने मायूस किया, उनको उनके साथ उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और इसकी जो बातें, ये तो बेमानी हो जाती हैं वहां पर। क्योंकि जब बात हम ये कर रहे होते हैं कि नरेंद्र मोदी वो तीसरी बार आएंगे, क्या करेंगे, कैसे 100 दिन का प्रोग्राम होगा, आप तो अभी जब आप साथ आएंगे तो क्या, किस लिए आप साथ आ रहे हैं? आप साथ इसलिए सिर्फ आ रहे हैं कि एक नरेंद्र मोदी को हटा देंगे, आप सत्ता पालेंगे इनके प्रकरण। अगर आपके पास कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, आपके पास कोई एक आप तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता को आप बताएंगे कि आप करेंगे क्या। आप सत्ता में आ जाएंगे, मान लीजिए एक आपने ऑप्शन करिए कि आप आ जाएंगे, उसके बाद आपका क्या होगा, आप उसमें से करेंगे क्या। बिल्कुल डिफोकस्ड है। और वो सिर्फ ऐसा नहीं, मैसेज से नहीं, बल्कि दिख रहा है सीधे तौर से कि किस तरीके से वो पूरा कुनबा ही बिखरा हुआ है। वो कहीं से इधर से जोड़ते हैं, दूसरी तरफ से खुल जाता है उनका गठजोड़, दूसरी तरफ से उसको कोशिश करते हैं। राहुल गांधी जरूर यात्रा कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, लेकिन हम पीछे भी आप देख पा रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि जो विपक्षी गठबंधन बना हुआ है, वो क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं। आपके पास खुद क्लैरिटी नहीं होगी। एक अच्छा टीचर, शिक्षक या अच्छा मोटिवेटर, अच्छा गाइड, अच्छा लीडर वही होगा जब उसके खुद के बेसिक्स, उसके फंडे क्लियर होंगे। आपको खुद का पता नहीं आप क्या करना चाह रहे हैं। आप सत्ता में, सिर्फ आप सत्ता में आना चाह रहे हैं। अगर आप सत्ता में आना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? कोई एक आपके पास एक रोड मैप होगा, वो तो आपको बताना चाहिए था ना। आपने कोई बात तो उस पर की नहीं। और अब आप पीडीए की और ऐसे समीकरणों की सिर्फ बात कर लेंगे, तो समीकरणों की बात से शायद अब वो ऐसे उससे बात नहीं बनने वाली। सिर्फ नारे दे देने से, नारे जनता सुनती रहती है, जब जनता वोट करने जाती है तो वो बिल्कुल जानना चाहेगी कि आखिर आपके पास क्या हमारे लिए, आपकी जो खेमा है वो हमारे लिए करना क्या चाहता है। आप हमसे रोजगार के लिए आप क्या करना चाहते हैं, आप शिक्षा के लिए क्या करना चाहते हैं। सिर्फ लोक लुभावने नारों की बातों से मुझे नहीं लगता कि वोटर देश के बड़े समझदार हैं, और वो इन सब चीजों में ऐसे भटक जाएंगे। सिर्फ किसी को हराने के लिए आप एकजुट हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक ऐसा मैसेज है जिसने विपक्ष फिलहाल वो डिलीवर करने में तो असमर्थ रहा है। आने वाले टाइम में अगर कुछ और वो कर पाते हैं, ऐसा कोई कंक्रीट कुछ दे पाते हैं, तो शायद उस पर देखेंगे, उस पर चर्चा की जा सकती है। उस पर चर्चा की जा सकती है। तो विजन क्लियर नहीं है आपको। चलिए, बात किया कि लोकतंत्र में नवल जी की एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। मजबूत सरकार हो, सत्ता पक्ष हो जरूरी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि जो अपोजिशन वो मजबूत हो। पिछले 10 सालों में ये देखने को नहीं मिला। इसकी वजह क्या मानते हो? इसका इसका सीधा असर क्या पड़ेगा चुनाव के नतीजे पर? क्योंकि बड़ा आप टिपिकल प्रश्न पूछ रहे हैं कि हाँ, ये तो सच्चाई है और पूरी दुनिया में जो भी विद्वान होगा, राजनीति में नजर रखता होगा, सबका ये मानना है कि किसी भी लोकतंत्र के लिए जितनी सरकार मजबूत चाहिए होती है, उसी तरह से जो विपक्ष है वो भी मजबूत चाहिए होता है। और ऐसा विपक्ष हो कि जो जनता
के खिलाफ या जनता के विरुद्ध बात उठ रही है, तो उस पे चर्चा करने में, उसको मनवाने के लिए उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि हमारे देश में तो कोई टू पार्टी सिस्टम नहीं है, और जो बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, ऐसी स्थिति में विपक्ष है कौन? तो विपक्ष मोटा-मोटा वही है कि जो इस समय नरेंद्र मोदी सरकार का, बीजेपी का विरोध कर रहा है, वो विपक्ष है। आपको इस नज़र से भी देखना होगा कि जो 84 की राजीव गांधी की जीत थी, है ना? उसके बाद से सबसे बड़ी जीत की बीजेपी प्लानिंग कर रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जैसे गोविंद जी ने कहा, जैसे ज्ञानेंद्र जी ने कहा कि वहाँ पे बड़ी सिस्टमैटिक तैयारी चलती है, और बड़े ही तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। खुद प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि हम लोग क्या आज के लिए नहीं प्लानिंग होती है, आने वाले 10 सालों के लिए प्लानिंग होती है। तो एक तरफ इस तरह की प्लानिंग चल रही है, जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि विपक्ष उत्तर देश में कौन है इस समय। तो आप देखिएगा तो आपको नज़र आ जाएगा कि विपक्ष में खुद ही अंतर्विरोध है, और विपक्ष की जो सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए थी, वो सबसे बड़ी कमजोरी है। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो सबसे ताकतवर होनी चाहिए थी और आगे बढ़ा सकती थी चीज़ों को, वो बजाय बढ़ाने के बिगाड़ती है। मुझको लगता है कि 2 राजनीतिक दल हैं जो कि बहुत ही सीरियस तरीके से और बहुत गंभीर तरीके से चुनौती देते हैं बीजेपी को अपने राज्यों में। एक तो है आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली में और पंजाब में उसने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके अलावा ममता बनर्जी हैं, जो वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हैं। उत्तर प्रदेश को भी मान सकते हैं कि कुछ हद तक यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 बड़े दल है, समाजवादी पार्टी के संग बसपा भी। तो जब तक दोनों साथ में नहीं खड़े होते, तब तक यहाँ कुछ स्थिति नहीं बनती है। लेकिन सबके सामने सबसे समस्या यही है कि जो पूरा विपक्ष है, चाहे वो राज्यों की एस्टेब्लिश पार्टियां हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस हो, दोनों का एक वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है, वो है मुस्लिम वोट बैंक। सीधे-सीधे मैं कहूँ तो मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई है। अब जब माहौल बदल चुका है, और जो बहुसंख्यक हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, और लोगों को लगने लगा कि नहीं, एक तुष्टीकरण होता था। तो उस तुष्टीकरण से हट के अगर सभी दल काम करते तो फायदा मिलता है। लेकिन होता ये है कि कभी कांग्रेस मुस्लिम पक्ष में कुछ बढ़ के बोल देती है, तो कभी फिर वो विपक्ष की जिम्मेदारी हो जाती है, वो भी बढ़ के बोल देता है, और ये एक बंटवारे जैसी स्थिति होती है। और कांग्रेस, तो मुझको लग रहा है कि कांग्रेस या ज्यादातर विपक्षी पार्टियां वो इस इंतजार में है कि एक माहौल खराब हो बीजेपी का, और बीजेपी के विरोध में जो वोट पड़े उससे समझी जाए, क्योंकि तैयारी तो वैसे लगते नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि पूरे देश में जो सबसे बड़ी सीट है कांग्रेस की, वो है रायबरेली और अमेठी। बाई चांस आप हार गए अमेठी में, इंदिरा गांधी भी रायबरेली में हार चुकी हैं। उसके बाद से राहुल गांधी कितनी बार उस सीट को देखने आए। सोनिया गांधी रायबरेली सांसद बनी, इस बार उन्होंने ना लड़ने का फैसला लिया स्वास्थ्य के कारणों से। लेकिन पिछले 5 सालों में क्या किसी भी रैली में, क्या किसी भी कार्यक्रम में कभी नहीं गई। तो मुझको लगता है कि उन्होंने जैसे कि अपने क्षेत्रों को लावारिस छोड़ दिया। मुझको तो 2 सीटें तो यही दिख रही हैं कि जो एकदम पकी पकाई सीट थी, आपके घर की सीट थी, आप उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आगे क्या संभालेंगे? तो ये एक समस्या है। जहां तक ये सवाल है कि आने वाले चुनाव में कौन जीतेगा, तो पहली बात तो विश्लेषण तो आपको जो एग्जिट पोल्स होते हैं, या ओपिनियन पोल्स होते हैं, तो ओपिनियन पोल्स तो आ ही चुके हैं, और उसमें एक अंदाजा लगता है। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी के पक्ष में माहौल है। जैसे उदाहरण मैं देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक सीट थी आजमगढ़ की, जिसको समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में जीतती है। उसके बाद उपचुनाव होता है, और वो बड़ी मार्जिन से जीतती है, 2.5 लाख के मार्जिन से जीतती है। और जब उपचुनाव होता है तो वो सीट हार जाती है। अब उस पे तर्क दिया जाता है कि बीएसपी का जो कैंडिडेट था, वो भी 3 लाख के करीब वोट पा गया था, इसकी वजह से ऐसा हुआ। दूसरा मैं उदाहरण देता हूँ कि एक हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट है, जिसको 4 लाख वोटों से बीजेपी ने जीता था, लेकिन वही 21 में वहां उपचुनाव होता है, तो वो सीट बीजेपी हार जाती है। तो ऐसा नहीं है कि इस कैलकुलेशन से कि इस बार बीजेपी ने 303 सीट पाई है और 73 सीट पर सेकंड नंबर पर रही है, तो उनको कवर करके सब हासिल हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विपक्ष के पास जो चीजें हैं, वो सब चीज उसको हासिल हो जाएगी। उसके लिए गुणा गुणित कैलकुलेशन, बहुत सारी चीजें चलती है। मुझको लगता है कि कागज से लेके जमीन तक बीजेपी जिस स्तर पे काम कर रही है, उसमें मुझे आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी
के सिवा बहुत गंभीर इस लेवल पे काम करने वाली पार्टी नहीं दिख रही। कांग्रेस तो मुझको लग रहा है कि वो तो बस ऐसे ही खड़ी होने जा रही है, क्या करना है बस, मतलब मेरे समझ से परे। समझ से परे, यही तो कांग्रेस को समझाना चाहिए कि क्यों परे है। लेकिन जब बात चुनाव की हो रही है तो जाहिर सी बात है कि चुनाव की बात होगी और वोट बैंक की बात होगी। लेकिन बीजेपी सामने सबसे बड़ी दिक्कत कही आती है तो मुस्लिम वोट बैंक को अपने तक लाने की बात होती है। नावे शिको साहब से बात करते हैं। नावे साहब ये बताइए कि मोदी गारंटी हर जगह चलती है, लेकिन जब माइनॉरिटी वोट बैंक खासकर मुस्लिमों की बात आती है तो वहाँ थोड़ी सी असहज हो जाती है भारतीय जनता पार्टी। क्या बोलती है? और देखिए मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी है और कमजोरी भी है। और ताकत किस मायने में आप समझ सकते हो और कमजोरी किस मायने में, इस बात को भी आप समझ सकते हो। लेकिन एक धारणा रही है और कुछ सर्वे एजेंसी की रिपोर्ट भी आई है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ धीरे धीरे जाना शुरू हो गया है। कोई बताता है कि 7% वोट मिले, कोई 8% बताता है, कोई 5% बताता है। मेरी व्यक्तिगत राय जो अपनी जमीन पे मैंने देखा, मुझे नहीं लगता है कि मुसलमान 7-8% वोट देता होगा। वो कहने में कह दे, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं देता है। उसकी कुछ मजबूरियां होती रही होंगी। ये मेरा अनुभव है कि पार्टी से जुड़े हुए कई मुस्लिम कार्यकर्ता जो है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, उनके परिवार के लोग भाजपा को वोट नहीं देते हैं। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक की एकजुटता जो है उससे घबराहट होती है। विधानसभा चुनाव को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का मुसलमान बटा नहीं, बिखरा नहीं, एकजुट हुआ और खूब वोट दिए। मतलब ये नहीं, निष्क्रियता नहीं थी कि वो 50% 40% घर पर बैठ जाता। वो खूब निकला वोट देने के लिए और बड़ा अपनी ताकत के साथ वोट दिए। और स्थिति ये थी कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, ओवैसी की पार्टी का कार्यकर्ता, बसपा का कार्यकर्ता जो मुसलमान है, वो भी समाजवादी पार्टी को इसलिए वोट दे रहा था कि समाजवादी पार्टी भाजपा से लड़ रही है। ये स्थिति देखी जब नजर आई विधानसभा चुनाव में, और मुसलमान 20% लगभग एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ वोट दे रहा है। एंटी इनकम्बेंसी का वोट, समाजवादी पार्टी का, यादव बैंक जो वोट बैंक है, इसके अलावा अदर कुछ पिछड़ी जातियों के वोट, ये सब मिला के 35 के आसपास विधानसभा में अगर आ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भले ही हरा ना पाए समाजवादी पार्टी, लेकिन समाजवादी पार्टी का गठबंधन टक्कर देता है और एक अच्छा वोट बैंक तैयार कर लेता है। वो वोट बैंक जो मुलायम सिंह यादव भी कभी समाजवादी पार्टी को नहीं दिला पाए थे। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट वाली बात थी और हो भी सकती है, क्योंकि अभी जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है कई स्टेट्स में गवर्नमेंट। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आज सबसे ताकतवर दौर चल रहा है। मैं ये भी मानता हूं कि भाजपा से देश खुश है, भाजपा ने विकास भी किया है। भाजपा इमोशनल कार्ड भी खेलती है, उसका मैनेजमेंट भी अच्छा है, उसके पास में वर्कर्स हैं, उसके पास में विश्वास है, उसके पास मंदिर का मुद्दा है, उसके पास हिंदुत्व है, उसके पास मोदी जैसा एक बहुत प्रभावशाली चेहरा। ये सारी ताकत होने के बाद भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास में एक भाजपा की एक अच्छी आदत है कि वो अपनी कमजोरियों को, और जहां नुकसान हो सकता है उधर वो देखती है और उसको मेकअप सबसे पहले करती है। मुसलमान एकजुट होता है 20%, 15%, 18%, और उसके साथ एंटी इनकम्बेंसी अगर आ जाती है या उसके साथ किसी जाति विशेष का वोट आ जाता है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीटें हार ना जाए, वो ऐसे खतरों से बचने के लिए तैयारी करती है भाजपा और कर भी रही है। उत्तर प्रदेश में जहां तक कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश, हालांकि मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा किला है, सबसे बड़ी ताकत है और वही आत्मा भी है। यही राम भी है, यही शिव भी है, यही मोदी जी लड़ते भी हैं। यहाँ योगी जैसा एक प्रभावशाली चेहरा जिसको नंबर 2 कहा जाता है कि देश में अगर मोदी का चेहरा सबसे बड़ा है तो योगी का उसके बाद लोकप्रियता जिस तरह बढ़ रही है, जिस तरीके से उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा दूसरी बार सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश का, तो ये सारे फैक्टर्स जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में एक मजबूत, जहां पर एक ताकत बन सकता है, वहीं पर कमजोरी यह है कि यहाँ मुसलमानों की बड़ी संख्या है, यहाँ पर मुसलमानों की एकजुटता है, यहाँ पर डबल एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि करीब 10 साल की मोदी सरकार और 6 साल की, यानी दूसरी बार जनता ने मौका दिया। अगर कुछ कमी पेशी रह गई होगी, अगर अति अपेक्षाएं रह गई होगी और वोटर नाराज होगा, वो एक तरफ आ जाता है, मुसलमान एक तरफ आ जाता है, यादव एक तरफ आ जाता है, कुछ
जाति वाला मामला आ जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में 10, 20, 25 सीटों पर मुकाबला हो जाए। मुकाबला 25 सीटों पर अगर होता है तो भाजपा की वही शिकस्त होगी। भाजपा चाहती है कि हम 75 प्लस यानी 80 के आसपास जीतें। तो मुस्लिम वोट बैंक की बात शुरू हो गई है, मुसलमान बात शुरू हो गई, तो कुछ इंडिकेशंस आए हैं बीजेपी की तरफ से। जैसे कि अगर आप देखिए तो प्रज्ञा ठाकुर जो भोपाल से थी, मध्य प्रदेश से, उनका टिकट कट गया। आप बिदुड़ी की बात कही, दानिश जो सांसद थे अमरोहा के, उनको पार्लियामेंट का बवाल हुआ, उनका टिकट कट गया। और केरल से अब्दुल सलाम को टिकट दिया गया, एक बड़े शिक्षाविद को टिकट दिया गया। तो गोविंद ये बताइए, क्या एक मैसेज दिया जा रहा है कि जिनसे आप नाराज हैं, जिसकी वजह से मुस्लिमों को तकलीफ होती है, उनको किनारे कर दिया गया, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर बयान है कि मेरी कोई बात उनको अच्छी नहीं लगी। उसी तरह अब्दुल सलाम को टिकट दे करके लोकसभा का क्या ये चेक किया जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक तब कितना खींचा, क्योंकि शहनाज हुसैन जब पहली बार मोदी थे तो वो अपनी ट्रेडिशन से हार गए थे, और ये माना गया था कि मुसलमान अगर बीजेपी की तरफ से खड़ा होता है तो मुस्लिम उसको वोट नहीं करेंगे, वो नॉन मुस्लिम को वोट कर सकते हैं, मुस्लिम को वोट नहीं करेंगे। क्या ये चेक किया जा रहा है? नहीं, एकदम इन जो उदाहरण आपने दिए खुर्रम, इनसे ये तो नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल उसकी जांच करने के लिए इस तरह के कदम उठे हैं। ये सहयोग भी हो सकता है, अलग अलग इसके पीछे वजहें भी हो सकती हैं। प्रज्ञा ठाकुर का जहां तक सवाल है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उनका जो सांसद के तौर पर कार्यकाल भी था उसमें भी कई सवाल उठे थे। उनको टिकट न दिया, उसकी वजह कुछ और हो सकती है, सिर्फ ये वजह नहीं कि उन्होंने मुस्लिम्स के खिलाफ कुछ ऐसे बयान दिए और नाराज करने की कोशिश की, इसलिए टिकट काट दिया गया। मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा ही जो दूसरा उदाहरण आपने दिया दानिश के खिलाफ, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था, उसकी भी वजह कुछ और हो सकती है, क्योंकि बीजेपी इतनी आसानी से इस टिकट को काट कर कोई ऐसा मैसेज भी नहीं देना चाहती कि वो इस तरह का तुष्टीकरण मुस्लिम्स का कर रही है। और जहां तक केरल की बात है, मुझे इस बात की ठीक से जानकारी नहीं कि उस सीट का जो गणित है वो गणित किस तरह का है, उस सीट का जाति गणित किस तरह का है, लेकिन जिनको टिकट दिया है वो विद्वान हैं और उनकी एक अपनी छवि है। और बीजेपी ऐसे प्रयोग इक्का दुक्का पहले भी करती रही है, कोई बहुत बड़ा अपवाद इसको नहीं कह सकते। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बात जो नावेद ने कही कि बीजेपी अपनी कमियां, अपनी कमजोरियों को बहुत अच्छी तरह जानती है, पहचानती है, और मुस्लिम अगर बीजेपी के पक्ष में वो नहीं डालते बड़े पैमाने पे, तो इस बात को भी बीजेपी समझती है, और उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठाने की कोशिश की जाए, इसमें वो लगी है। तो नवल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस सीट की बात हो रही है वो सीट पे 70% मुस्लिम है, 2% क्रिश्चियन है और बाकी मोटा-मोटा हिंदू मान लीजिए। तो ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ किसी भी स्थिति में अगर जाति और धर्म के आधार कोई जीतने वाला है, तो धर्म के आधार को वहाँ मुस्लिम ही जीत सकता है, उसके सिवा कोई चारा भी नहीं। और बीजेपी ने जो मुझको टिकट दिया, जितना मैं समझता हूँ, अमित शाह भी कई बार ये सवाल, आप जानते हैं कि टिकट ही नहीं दिया जाता मुसलमानों को, तो ये कई बार सवाल पूछा जाता है। और हमेशा अमित शाह ने यही कहा है कि हम उसको टिकट देते हैं जो चुनाव जीत सके। इस प्रयोग में जो सबसे बड़ी बीजेपी तलाश कर रही है, वो मुस्लिम वोट बैंक को नहीं तलाश कर रही है, वो ये देखना चाह रही है कि जो हिंदू है वो क्या मुस्लिम कैंडिडेट को आगे बढ़ के वोट करते हैं कि नहीं। और अगर इतनी बड़ी आबादी है उस पॉपुलेशन में, मुस्लिम वोटों का जो परसेंटेज है कितना गिरता है उस राज्य में जिसमें उनके पास एक जमाने में कार्यकर्ता तक नहीं थे। अभी भी बहुत सारी सीटें यहाँ पे इनके पास कार्यकर्ताओं का अभाव है। वो तो आरएसएस की वजह से पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट है। तो बहुत सारे चीजें चेक करने के लिए भी किया जाता है। और एक ये जो नैरेटिव होता था कि बीजेपी टिकट नहीं देती है, उससे बीजेपी कम से कम उभरी है। तो एक तरह का प्रयोग ही कहा जा सकता है उसको। हाँ, ये गोविंद जी मना दिया, प्रयोग ही कहा जा सकता है। हालांकि गोविंद जी इनकार कर रहे हैं, क्या सहयोग ही हो सकता है? हाँ, नहीं, बिल्कुल, जो गोविंद जी कह रहे हैं वो उनकी बात मैं अक्षरशः उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि वो प्रयोग भी हो सकता है और एक संयोग भी हो सकता है। आप संयोग इसलिए ज्यादा मानिए क्योंकि वहाँ की आबादी ही 70% मुस्लिम है। तो जाहिर सी बात है कि जो 70% लोगों की बात उठा पाएगा, वही उसी के जीतने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। तो मुझको लगता है कि इसी लिहाज से, इसी को ध्यान में रखकर जब पहली लिस्ट निकली है, तो ये मैसेज देने के लिए भी है कि एक मुस्लिम कैंडिडेट को हमने टिकट दिया है। इसको पहली उस खेत में बताया गया।
देवबंद में ये प्रयोग नहीं चल पाता क्योंकि वहाँ देवबंद में बड़ी मुस्लिम आबादी है, उसके बावजूद भी वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीतता, बीजेपी जीता। नहीं, यही तो आकलन असल में हम देवबंद की वजह से करते हैं। जो देवबंद संस्था है वो भले ही सुनाकनिक संस्था है, लेकिन उस इलाके का जो वोटर है वहां पे हिंदू बड़ी अच्छी खासी संख्या में है, तो उसकी जीतने की वजह दूसरी रहती है। उसका देवबंद से कुछ लेना देना नहीं है। देवबंद का प्रभाव तो उन सीटों पर ज्यादा होगा जहाँ मुस्लिम ज्यादा है, लेकिन वो एक इलाके में ही देवबंद में मुस्लिम है, बाकी जगह जो वोट है वो दूसरे धर्म। अरे ये बात चर्चा चल रही थी कि इस बार यूपी से बहुत सारी टिकट कटेंगी, कई सिटिंग एमपी को दरकिनार कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगेन जी कौशिक किशोर का नाम आता था जो मोहनलालगंज से हैं, हेमा मालिनी का भी नाम है, कोई एज फैक्टर कोई काम नहीं कर पा रहा है, कई तमाम वो लोग वहाँ सर्वे वगैरह हुआ, सब दरकिनार, सबको टिकट मिल गया, टेरी तक को टिकट मिल गया, जिसको लेकर सब ज्यादा लोग की नजरें थी। क्या लग रहा है कि क्या वजह है कि यहाँ पर जिस तरह दिल्ली में टिकट बदल दिए गए और जहाँ टिकट बदले गए, लेकिन यूपी को नहीं छेड़ा गया, क्या वजह है? देखिए, आपकी इस बात का जवाब दूं उससे पहले जो मुस्लिम वाला फैक्टर पर बात हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी निश्चित तौर से बहुत प्रयोग करती है, और प्रज्ञा ठाकुर और विदोड़ी इन दोनों लोगों के नाम को लेकर तो नाराजगी थी, सीधे तौर से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी थी, उनका एक कट्टर चेहरा माने जाते हैं। तो उनके जब बयान जो हाल में जो भी आए, और खुद प्रज्ञा ठाकुर ने जब कहा था, उसके बाद से पीएम मोदी ने यही कहा था कि मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, और बिल्कुल वो नाराजगी दिखाई दी, वो टिकट कटा उनका। तो एकदम वो संयोग नहीं है। और दूसरा ये कि यहाँ पर उसके बाद प्रज्ञा ठाकुर का कटा, विदुड़ी का कटा, तो वो जो टिकट उनके हटने से मतलब एक मैसेज तो गया। और आप ये नहीं भूलिए कि निकाय चुनाव जब हुए थे, नगरीय निकाय के चुनाव, वहां बीजेपी ने बड़ा प्रयोग किया था। उत्तर प्रदेश में 500 के करीब 495 मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे थे, और उसमें से 45 ने जीत भी हासिल की। कई नगर निकायों में बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार, उनके सभासद, उनके नगर पंचायत से पदाधिकारी वो जीते हैं। तो ये बीजेपी ने प्रयोग किया, और ये जो प्रयोग है बीजेपी के, बिल्कुल अब बीजेपी उस पर काम चूकी कर रही, जो उन्होंने टारगेट अपना बहुत बड़ा ले रखा है। जब टारगेट बड़ा होता है तो वो फिर कोई भी कील कांटे नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो बिल्कुल उनकी तरफ से जो तैयारी होती दिख रही है, उनका ये है कि आप एक सुर में नाराजगी ना, कोई एकदम हराने के लिए ना उतरे। बाकी उनको पता है कि अभी भी मुस्लिम समुदाय में उनकी स्वीकारता नहीं होगी, एकदम उनको एकदम क्लियर, उनके रणनीतिकारों को पता है। लेकिन स्वीकारता ना होना और एकदम नाराजगी होना, ये दो अलग अलग पहलू हैं। तो अभी हालात जो हैं, आप ग्राउंड पर जाइए तो बीजेपी को लेकर एक मुस्लिम समुदाय के बड़े तबके में जो जरूर है कि स्वीकार नहीं गए, लेकिन एकदम से नाराजगी हो, ऐसे भाव भी नहीं। और इसका मुजाहरा हुआ है ये नगर निकाय के चुनाव में, जहां मुस्लिम कैंडिडेट्स बीजेपी की तरफ से उतरे और जीते। हालांकि अभी मंजिल दूर है, उनको अभी एकदम वो ऐसा नहीं होगा कि लोकसभा में वो कोई ऐसा प्रयोग करेंगे। और जो आपने बात कही टिकट कटने को लेकर, जो नाम आए वहां पर, वो जहां पर परहेज हो सकता है वहां पर परहेज करते रहे। ब्रजभूषण शरण सिंह से परहेज किया, उनके नाम को पहले लिस्ट में तो कम से कम जगह नहीं मिली। टेनी को लेकर थी नाराजगी, लेकिन उन्होंने आकलन किया कि जातिगत समीकरण तो टेनी के पक्ष में है ही। उत्तर प्रदेश में जब आप जाति की बात करेंगे तो आप सिर्फ एक मतलब ये बात लामबंदी तो फिर हर तरीके से होगी। टेनी के पीछे उनका सरनेम मिश्रा लगा हुआ है, तो ब्राह्मण समुदाय में भी मैसेज देने का काम, तराई के इलाके में एक अच्छी खासी तादाद है, तो उनको टिकट काटकर वो भी एक मैसेज नहीं देना चाह रहे थे। और केसरगंज में भी अभी इंतजार करिए कि अभी ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर क्या होगा। कोई जो फैसला होगा, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ ना कुछ उनकी सहमति भी होगी, और हो सकता है उनका बेटा, उनके परिवार में कोई आ सकता है सीधे तौर से, अगर उनसे परहेज करेंगे। और वरुण गांधी और मेनका गांधी की बात आप कर लीजिए, वहां पर भी पहले जैसे जो तय था कि एकदम उनको टिकट ही मिल जाना, लेकिन उनको टिकट पहली लिस्ट में तो नहीं आया नाम। अब ये बातें चल रही हैं कि कहीं मेनका गांधी तक तो सीमित है, वहां तक तो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन वरुण गांधी पर तो कंप्रोमाइज करने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। और आप ये भी मत भूलिए ना कि वरुण गांधी या कोई ऐसा, जब आप इसकी बात करेंगे तो गांधी परिवार के माने तो फिर केवल गांधी परिवार तो कांग्रेस का गांधी परिवार है, तो वरुण गांधी माइनस बीजेपी करके कोई ऐसा वोट बैंक तो है नहीं ना उनके पास कि वो बड़ा भारी का वोट बैंक प्रभावित कर लेगा। और वो बाकी उनकी इक्वेशन है 51, अगर वो नाम लाते हैं तो 51 नाम में आप देखिए ना कि आधे से ज्यादा वो आज भी वो दलित और ओबीसी पर काम कर रहे हैं, जातिगत समीकरणों पर काम कर रहे हैं उनको। तो वो सारा जो कोशिश है, अभी चूंकि तस्वीर थोड़ी साफ होने में देरी लगेगी, क्योंकि 51 जो सीटें हैं जो घोषित हुई है, और समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि मुकाबला उत्तर प्रदेश में काम, बाकी सारे दल इस वक्त, अब बसपा क्या करेगी वो देखना होगा, लेकिन अभी भी
2022 की चर्चा की थी, नावेद जी ने कही थी, और 2022 में तो बड़ा एक समाजवादी पार्टी तो एक बड़े विपक्षी दल के तौर पर उभरी है। मुकाबला बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी होगा उत्तर प्रदेश में। तो अभी जो सीटें हैं, 29 सीटें बीजेपी समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषित हुई हैं। 29 में से भी शफीकुर रहमान बर्क उनका देहांत हो गया, निधन हो गया है। उसके अलावा सुरेंद्र पटेल, बनारस की जो एक सीट थी वो भी सपा ने घोषित कर दी थी, लेकिन वो खाते में चली गई कांग्रेस के, तो वो भी नहीं है। 29 सीटें हैं, 29 में से 23 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी, वो दोनों के कैंडिडेट सामने आ चुके हैं। मुकाबला उन्हीं दोनों के बीच में है। हालांकि अब बीएसपी क्या रुख लेती है, ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक बीएसपी की तरफ से स्थिति साफ नहीं की गई। लेकिन तस्वीर कैसी होगी, वो 2019 में तो ये लोग साथ में थे। 2019 में तो बीएसपी, बीएसपी, रालोद और कांग्रेस एक तरीके से एक ही साथ उसमें थे, तो वो चुनाव लड़े थे। अभी तो फिर तस्वीर थोड़ी सी तो बदल ही गई। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान, अजीत सिंह से का मुकाबला हुआ था। अभी तो खुद रालोद, जयंत चौधरी खुद उनका चुनाव प्रचार करने जाएंगे। तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो पहले चुनावी पंडित ये मानकर चल रहे थे कि बहुत बड़ा एक बदलाव हो जाएगा, बड़ी नाराजगी है जाटों की, और बहुत एकदम बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट अगर लगेगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि बीजेपी को तो अम्बेडकर नगर और गाजीपुर, इन सारे पूर्वांचल कुछ सीटों पर लगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने फिर से परचम लहरा दिया, और ये रालोद भी इसी असलियत को समझ रही थी। अब रालोद जब आ गई तो जो कुछ वोटर, वो प्रतिशत की नाराजगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ थी, वो फिलहाल अभी बीजेपी के पक्ष में होती दिखाई देगी। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि रालोद के साथ आने से कुछ तो फायदा होगा ही। जो जाटों में एक बड़ी नाराजगी थी, कुछ एक धड़ा नाराज भी था, वो भी साथ में अब उसकी उतनी नाराजगी नहीं रहेगी। तो फिलहाल के लिए सीटों के अभी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा कि जो कैंडिडेट्स के सारे नाम आ जाएंगे और बीएसपी का उत्तर प्रदेश में क्या रुख रहेगा, तो ये 80 सीटों का मुस्तकबिल वहां से तय होगा कि कहां पर कौन पार्टी के पक्ष में माहौल होगा। लेकिन अभी जो बात सारे जो लोग कर रहे हैं कि समीकरणों की बात कर रहे हैं, तैयारी की बात कर रहे हैं, चाहे वो कागजों पर, चाहे चुनावी रणनीति की बात हो, चाहे जमीन पर तैयारी की बात हो, आगे का रोड मैप क्या होगा, इन सारे मामलों में फिलहाल बीजेपी का पलड़ा मुझे भारी दिखेगा। फिलहाल बीजेपी का पलड़ा भारी पड़ रहा है। अभी हमने सहयोग की बात कर ली, प्रयोग की बात कर ली, जातीय समीकरण की बात करी, लेकिन मुद्दे कौन से होंगे इस बार चुनाव में? हालांकि अभी वक्त है, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। नावेद साहब, आप बताइए क्या मुद्दे होंगे, 3 मुद्दे जो हो सकते हैं इस चुनाव में, तय करें मुस्तकबिल। देखिए, मुद्दे जो होना चाहिए वो बुनियादी होना चाहिए, आम इंसानों से जुड़े होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्योंकि चुनाव हमेशा, अगर आपको रोजगार मिला है तो उसके इनाम के तौर पर आपको सरकार को रिपीट करना चाहिए। अगर आपको रोजगार नहीं मिला है तो आपको सरकार को कहीं ना कहीं हराना चाहिए। लेकिन ऐसा, अगर महंगाई आपकी आपकी आमदनी कम है और महंगाई ज्यादा है तो आम इंसान परेशान होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। हम लोग सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आए, चुनाव 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर होता है, महंगाई और बेरोजगारी। लेकिन अब इस पर नहीं होता है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी का दौर शुरू हुआ है, तब से महंगाई, बेरोजगारी या इंसानी जो बुनियादी जरूरतें हैं, उसको आम इंसान खुद नजरअंदाज कर रहा है। वो कहीं ना कहीं इमोशंस के साथ में, भावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास कर रहा है। उसको लगता है ये हमारी पार्टी है, ये हमारी सम्मान की पार्टी है, ये हमारा प्रतीक है, ये हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की, और हमें हिफाजत करेगी। भले ही वो हमारे बुनियादी मुद्दे अभी पूरे नहीं कर पा या कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर रही है, लेकिन अगर कोई कमी पेशी भी है तो आज भारत की अधिकांश जनता ये मान के चलती है कि भाजपा एक ऐसा दल है जिससे हमारा एक बड़ा आत्मा का रिश्ता है, हमारा एक विश्वास है। वो हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी जाति के बारे में सोचती है, वो हमारे धर्म को टूटने से बचाती है, वो हमारी महिलाओं की सुरक्षा करती है। ये जो भावना है, जो एक हिंदुत्व की भावना है, जो मंदिर का मामला है, जो तमाम विवादित मंदिरों के और भी मामले हैं, उस पर मेरे कहने का मतलब है, इन मुद्दों के आगे बुनियादी मुद्दे, जिनकी बात आपने कही कि जो मुद्दे होना चाहिए वो कहीं दबे हुए हैं। आज भी कहीं ना कहीं धर्म और इमोशंस जो है उससे भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता, और यही मुद्दा भी होगा। ये मुद्दा, यानी कमांडर राजनीति देखेंगे नावेद साहब, तो ये करें, कमांडर राजनीति हावी रहेगी। नहीं, मुझे नहीं लगता इस तरह का जो इशू है ये इलेक्शन में डिसाइडिंग फैक्टर होगा। मोदी सरकार और बीजेपी की पूरी जो उनका गठबंधन है, उसकी पूरी जो नीति है, पूरा जो उनका जोर है, वो उनकी सरकार की उपलब्धियों पर होगा। और जिस तरह से मोदी ने अपनी जो इमेज बनाई है कि डिलीवरी मैन, वो चीजों को जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, उसको लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा ले जाने के लिए बीजेपी की कोशिश होगी। भारतीयता का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, जो हिंदुत्व से थोड़ा और ऊपर का मुद्दा है, क्योंकि हिंदुत्व धर्म विशेष के साथ आपको बांधता है,
भारतीयता आपको इंटरनेशनल बाउंड्रीज तक ले जाती है। और मोदी सरकार इस पर बहुत जोर दे रही है। लगातार दुनिया के तमाम कोनों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिससे वहां रहने वाले जो भारतीय हैं, जो इंडियंस वहां रह रहे हैं, उनका सीना चौड़ा हुआ है, भारत का सम्मान बढ़ा। तो मोदी इसको भी आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और तीसरी बात, गरीबों के कंधों पर हाथ रखने के लिए जिस तरह की योजनाएं वो लगातार चला रहे हैं, घर में लोगों को खाना मिल जाए, राशन मिल जाए, लोगों तक गैस पहुंचे, लोगों तक बिजली पहुंचे, पानी पहुंचे, लोगों को घर मिले, इस पर भी वो अपनी उपलब्धियों को लोगों के बीच में ले जाकर भविष्य का एक अगला रोड मैप भी लोगों के बीच में ले जाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन विपक्ष की तरफ से बहुत बड़ा शून्य है। विपक्ष क्या करेगा, कहीं दिखता नहीं कि लोकसभा के जैसे चुनाव के लिए, जो देश को नई सरकार देने वाला चुनाव है, उसके लिए विपक्ष लोगों के बीच में कुछ कहने के लिए अभी अपने को तैयार नहीं कर पाया, मुझे ऐसा। विपक्ष तैयार नहीं कर पा रहा। आप बताया कहने साहब क्या मुद्दे होंगे? इन्होंने तो कहा कि जो बेसिक मुद्दे हैं वो गायब होंगे और बाकी मंदिर और धर्म ये मुद्दे आएंगे। गोविंद जी का कहना है कि जो इंटरनेशनली जिस तरीके से मोदी ने काम किया, भारतीयता को पल्ले करा है, वो मुद्दा होगा। आप क्या लगता है क्या मुद्दा होगा? नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन नावेद जी के उस विचार से नहीं सहमत हूँ कि बीजेपी जाति की या धर्म की बात करती है। मुद्दे तो निश्चित तौर से मतलब कौन नहीं कर रहा है, कौन जाति की बात नहीं। राहुल जी तो एकदम सीधे मंच से कर रहे हैं। तो ये सब तो रोजगार और मौसम और इंसानियत और ये सब अच्छे लगते हैं, दिल को लुभाते हैं। लेकिन मुद्दों की जब बात होगी, उत्तर प्रदेश में हो चाहे कहीं भी, जो हालात है, जाति की बात होगी। जाति मुद्दा है, धर्म मुद्दा है। और उत्तर प्रदेश की जब आप देखेंगे चुनाव में, तो एक यहाँ पर लाभार्थी वर्ग एक बड़ा मुद्दा रहेगा, और उससे भी बड़ा मुद्दा यहाँ पर एक कानून व्यवस्था का। और जो एक परसेप्शन तो नैरेटिव तो बनी गया है कि उत्तर प्रदेश में सख्ती अगर कोई करता है तो योगी सरकार कर रही, बीजेपी के शासन में सख्ती हो रही है। कम से कम जीएसटी, और उससे जैसे जब बार बार बात होगी जीएसटी और ये टैक्सेस बढ़े गए, तो उस पर एक दूसरी चीज जो सबसे भारी पड़ जाती है, वो ये कहा जाता है कि चलो टैक्स बढ़ गए हैं, बाकी दिक्कतें हो गई, महंगाई है, बाकी है, लेकिन हम जिंदा हैं, हम सांस ले पा रहे हैं, हमको कोई वसूली करने नहीं आ रहा है। और ये नैरेटिव बनता है, और ये नैरेटिव बना हुआ है जहां पर ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कोई संगठित अपराध नहीं है। और इस नैरेटिव को बनाने के लिए बीजेपी बीच बीच में कई सारे जो घटनाएं होती हैं वो भी बीजेपी का साथ ही देती हैं। और आपने पीछे भी देखा, चाहे वो प्रयागराज में है, वो नाराजगी वर्ग में हो सकती है कि अतीक अहमद को मारा गया, लेकिन एक मैसेज तो एक जनता में जाता है ना कि कोई माफिया है, उसका वो खत्म हो रहा है। मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। बहस आप अलग हो सकती है कि ब्रजेश सिंह और बाकी धनंजय सिंह वहां पर क्या कर रहे हैं, उन पर शिकंजा कसता कि नहीं कसता है, लेकिन एक मैसेज की बात अगर आप कहेंगे, बीजेपी इसमें आगे, इसमें जो लीड लेती है। और जाति और धर्म, इनकी जो बात है वो सारे दल कर रहे होते हैं। लेकिन जब सारे दल कर रहे होते हैं तो फिर वही बात है कि हम भी दौड़ रहे हैं और ये भी दौड़ रहे हैं, तो हम जीतेगा तो वही स्टेमिना जिसमें ज्यादा तेजी से लगा रहा है। तो जाति धर्म की बात समाजवादी पार्टी जात से अलग नहीं, वो माई की बात कर रहे हैं, वो तो अलग बात है कि अखिलेश यादव तो अभी हाल में मैं सुन रहा था कि मुस्लिम यादव को वो बता रहे थे कि वो उसमें महिलाएं और यूथ बता रहे थे, और वो पीडीए में खुद ए में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्पसंख्यक होंगे कि अगड़ा होंगे। तो जाति धर्म की बात सब करते हैं, और ये बात अब ढकी छुपी नहीं है। बीजेपी के सपोर्टर्स को आप उसके उस नजरिए से जरूर देखिए कि आप मीडिया में क्या कहा जाता है कि भाई बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। तो धर्म की राजनीति को अब हम उसके बरक्स आप देखेंगे तो भी बाकी दल तो मजहब की भी तो राजनीति करते हैं, जो तुष्टीकरण की बात होती है वो भी तो करते दिखाई देते हैं। दरअसल यही नैरेटिव इससे ही बनता है, और इसीलिए बीजेपी का एक जो तबका है, बीजेपी के जो साथ खड़े हैं, आप उनको भक्त कह के आप उनका आलोचना कर लेंगे, उनका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन वो जब वोट करने जाएंगे तो एक बड़ा तबका आपको दिखाई देता है। और बीजेपी ने, मुझे एक बात अपनी खत्म करने से पहले एक बात कहूंगा कि हम लोग बहुत कुछ साल मतलब 2014 में जब मोदी का युग का शुरुआत हुई थी, उससे पहले 2013 में कानपुर में रैली हुई थी। अमित शाह वहां पर आए हुए थे, मंच के पीछे हम लोग बैठे हुए थे। हम लोगों ने उस वक्त बात की थी, हम लोगों के कुलीग रंजना जी थी टीवी में, और हम लोग 2-3 और पत्रकार थे, हम लोग सब बैठे हुए थे। उन्होंने कैमरे के से हटके उन्होंने कहा कैमरे के अलावा हम बात करेंगे, कैमरे पर नहीं करेंगे। और अमित शाह से हम पहला सवाल ही मैंने यही किया था कि भाई आप कैसे जीतेंगे, क्योंकि उनके पास ये जातियां, उनके पास ऐसा है, मुस्लिम है, दलित है, किसी के पास ये कम्युनिशन, किसी के पास ये है, और आपसे तो एक बड़ा तबका मतलब नाराज ही है। तो उन्होंने कहा था कि हम राजनीति में हमसे कितने लोगों की नाराजगी है, 40% लोगों की नाराजगी होगी, 30% लोगों की नाराजगी है, तो हम 70 पर फोकस करेंगे। और उस वक्त तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि 70 पर फोकस करने का मतलब क्या है। और अब आप मान लीजिए, जिस
आपको अच्छा लगे, किसी को सुनना खराब लगे, बहुसंख्यकवाद, अल्पसंख्यकवाद का जो सिलसिला होता था, बहुसंख्यकवाद अब एक यहाँ की एक पूरी सच्चाई है। और वो जो 70% है, बीजेपी ने उस पर बहुत ही बड़ा अपना असर डाला है। और जो नैरेटिव आप गढ़ने और रचने की बात होती है, फिलहाल वो सारा दिखाई दे रहा है। और वो चुनाव में सारे मुद्दे, अच्छे मुद्दों की आप जितने भी चर्चा कर लें, वो सारे मुद्दे एक तरफ, जाति का होगा, कहां पर एंगल क्या जाति का होगा, कितनी जाति का फैक्टर कहां पर आ रहा है, कौन सी जाति ज्यादा है और किसका कैंडिडेट उतार देंगे, ये सारे दल मेहनत करेंगे, उसमें बाजी कौन मारेगा, बस ये देखने वाली बात होगी। मुद्दों की चर्चा 2024 के चुनाव में भी फिलहाल होने नहीं जा रही है। वो कोई काउंट नहीं, कोई असर नहीं डालेगा। कोई असर नहीं जाए। नमक जी आप बताइए, आप तो सैटारिकल इन चीजों को टैकल करते हैं, तो ये बताइए कि किस तरीके से मुद्दे वो कौन से होंगे, सब में बात रखिए, आप बताइए। देखिए, पहले जहां से बातचीत सब लोग वही डिस्कस करते आ रहे हैं, धर्म की बात की। तो धर्म पे आप ये सोचिए ना कि जब ढांचा गिरा था, सबसे बड़ी घटना थी, और बीजेपी जिस वजह से पैदा हुई थी, उसका एक बहुत बड़ा स्टेट था जिसको हम मंत्री ही बनना है ना। उसके बाद जब चुनाव होती, सरकार गिर जाती है, वाजपेयी फैसला लगता है, तो उसके बाद जब चुनाव होते हैं, तो सपा और बसपा की सरकार आती है उत्तर प्रदेश में। तो आप इसको इस तरह से समझिए कि जो हिंदुत्व वाले वोट थे, उन्होंने तब भी बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन बीजेपी नहीं जीती थी। अब यहाँ पे जो जब मोदी युग आया है, उसमें जो परिवर्तन हुआ है, जो गणेश जी भी कह रहे थे कि उन्होंने जो 70% बोला था, किस पे कंसंट्रेट करेंगे, ये उस समय नहीं अंदाजा लग रहा था। तो आप देखिए कि उनका वोट है वो बीजेपी से इंटैक्ट है, वो अच्छा काम करे, महंगाई आए, उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता है, वो वोट बीजेपी देगी, क्योंकि वो तुष्टिकरण से बहुत खपा रहती है। लेकिन आपने जो मुद्दों की बात की, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है मजबूत लीडरशिप, जो कि नरेंद्र मोदी के नाम पे सब एग्री होते हैं, उनके विपक्षी भी एग्री होते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा वो है मेरी नजर में। दूसरा मुद्दा वो है, खासतौर से हिंदी बेल्ट में, वो है जो राशन मिल रहा है लोगों को, वो मुफ्त राशन एक बहुत बड़ी ताकत है। तीसरी चीज है कि जो हमारी सामरिक शक्ति बढ़ रही है, और चौथी चीज ये है कि जो विदेशों में भारत का प्रभाव बढ़ा है। अब आप मुसलमानों से बात कीजिए, जिनके परिवार में कोई दुबई या अरब देशों में गया है, या कहीं यूरोपियन देश में भी गया है, वो भी कहता है, इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि मोदी एक का टाइम आने के बाद विदेशों में भारतीयों की इज्जत बढ़ी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको संजो के बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन हाँ, ये जो कोशिश या आकलन होते हैं कि मुसलमानों को वोट दिया था, या मुसलमानों के इतने प्रतिशत वोट बीजेपी को मिल रहे हैं, वो आज की डेट पे नहीं मिल रहे हैं। बीजेपी आज की डेट पे चेहरा भी बदलने नहीं जा रही है, लेकिन वो एक प्रयोग के दौर पे है। आने वाले समय में देखिएगा कि वो एक पॉलिटिक्स स्टेब्लिश करेगी कि वो किसी धर्म की दुश्मन नहीं है, और सबको चाहती है कि सब आगे बढ़े। उसकी शुरुआत होगी जो अयोध्या में जब मस्जिद का शिलान्यास होगा। मैं जितना समझता हूँ, और जिस तरह की बीजेपी की स्ट्रेटेजी बहुत आगे बढ़ के होगी, और बहुत बड़े लेवल पर सोचते हैं, तो पूरी दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े राज्याध्यक्ष उसमें आएंगे, और ये मैसेज देने की कोशिश होगी कि यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं है। बस ये है कि जो हजारों साल पहले अत्याचार हुए हैं, उसका निदान ढूंढा जा रहा है, वो भी कानून के जरिए। कानून के जरिए। तो हमारे साथ नवल जी, ज्ञानेन्द्र जी, गोविंद प्रसाद सर और नावेश को सबने बात रखी, लेकिन सवाल यही जाकर उठ के आता है कि मोदी का विकल्प कौन होगा, और दूसरी बात कि मोदी की लीडरशिप को काउंटर कैसे करेंगे, और विपक्ष पर वैसे कौन से मुद्दे होंगे जो आम जनता को इस बात का भरोसा दिलाएगी कि अगर मोदी के इतर कोई सरकार बनती है तो बेहतर सरकार होगी। ये तो नतीजे ही बता पाएंगे। अभी दीजिए इजाजत, अगली बार फिर आपके सामने होंगे एक नए मुद्दे साथ, और एक बार फिर होगी चर्चा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।